बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है कोहेरेंट सोर्सेस यानी कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। बच्चों इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए कि दो प्रकाश तरंगें होती हैं जो लगभग जिनकी आवृत्ति क्या होती है समान होती है और उनके आयाम क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो ऐसी दो प्रकाश तरंगें जिनकी आवृत्ति समान होगी लेकिन उनके जो आयाम होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर उन दो किरणों का हम अध्यारोपण कराते हैं, अगर उन दो किरणों को हम सुपर पोजिशन में ले जाते हैं तो उनके अध्यारोपण के बाद जो नई तरंग बनती है या जो परिणामी तरंग बनती है उनकी तीव्रता के हम लोग को दो बिंदु प्राप्त होते हैं। जहां पर तीव्रता उस परिणामी तरंग की अधिकतम होती है वहां पर कौन सा व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसे ऐसे पॉइंट जहां पर उस परिणामी तरंग की तीव्रता मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है, वहां पर जो इंटरफेरेंस होता है, जो व्यतिकरण होता है वो कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन यहां पर एक बात ये सोचने वाली बात है कि वो जो दो प्रकाश तरंगे जिनका हम अध्यारोपण करा रहे हैं, क्या हम किन्हीं भी दो प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण करा सकते हैं? मतलब कोई भी दो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों का क्या हम अध्यारोपण करा सकते हैं और हमको उससे व्यतिकरण देखने को मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। देखो, व्यतिकरण के लिए या अध्यारोपण के लिए ये जरूरी है कि वो जो दो प्रकाश तरंगें जिनका हम अध्यारोपण करा रहे हैं वो दोनों तरंगे किसी कोहेरेंट सोर्सेस से आनी चाहिए। फिर से मेरी बात सुनो, इट इज कंपलसरी, ये कंपलसरी है, ये बिल्कुल कंपलसरी है कि अगर हम जिन दो प्रकाश तरंगों का हम अध्यारोपण करा रहे हैं या अगर हमें व्यतिकरण को देखना है तो उसके लिए जरूरी है कि जिन दो प्रकाश तरंगों का हम अध्यारोपण करा रहे हैं वो दोनों प्रकाश तरंगे किसी कोहेरेंट सोर्सेस यानी किसी कला संबद्ध स्रोत से आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब अब ये कला संबद्ध स्रोत होता क्या है, ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं क्या, इनको हम लोग समझते हैं। बच्चों जो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, अगर हम बात करें इसके फर्स्ट पॉइंट की, हम कोहेरेंट सोर्सेस को पहले समझते हैं। जो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं इनमें सबसे खास बात यह है कि कोहेरेंट सोर्सेस जो लाइट इमिट करेंगे यानी कि जो लाइट वेव को वो बाहर निकालेंगे, जिस प्रकाश तरंग को वो बाहर निकालेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो ध्यान रखना कि कला संबद्ध स्रोत से होता क्या है कि जो प्रकाश तरंगे निकलती हैं, कला संबद्ध स्रोत से क्या होता है कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या होती है, वो क्या होती है, सेम होती है, समान आवृत्ति की होती है। और दूसरी बात वो जो होती है वो समान तरंग दैर्घ्य की भी होती हैं यानी कि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। बात समझ में आ रही है? तो जो कला संबद्ध स्रोत होते हैं उनसे जो दो प्रकाश तरंगे निकलती हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं और सेम वेवलेंथ की होती हैं यानी कि उनकी जो आवृत्ति होती है वो भी समान होती है और जो उनकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य होती है वो भी क्या होती है, समान होती है। यानी कि ये जो तरंगे जो होंगी वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी एंड सेम वेवलेंथ की होंगी। सेम किसकी होंगी, वेवलेंथ की होंगी। तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी उनकी और सेम क्या होगी, उनकी वेवलेंथ होगी। ये कोहेरेंट सोर्सेस की पहली प्रॉपर्टी है कि कोहेरेंट सोर्सेस जो तरंगे जो निकलती हैं, दो तरंगे, वो क्या होंगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी और उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। वेवलेंथ का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइट होगी वो कैसी लाइट होगी, वो एक वर्णीय प्रकाश होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। कौन सी लाइट होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक वर्णीय प्रकाश। या अगर हम थोड़ा और उसको सरल भाषा में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक कलर की लाइट होगी। रेड लाइट है तो फिर रेड लाइट रहेगी, ग्रीन है तो फिर ग्रीन रहेगी। यानी कि जो एक ही कलर की लाइट जो होगी वो कैसी होगी, मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक ही कलर की लाइट होगी, एक ही वर्ण की प्रकाश, एक ही वर्ण का प्रकाश होगा। तो सेम वेवलेंथ रहेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक। दूसरी बात ये आती है कि अगर कला संबद्ध स्रोत क्या करते हैं कि जो दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं उनमें सेकंड बात ये आती है कि पहली बात क्या होगी, समान आवृत्ति की और समान तरंग दैर्घ्य की निकालेंगे वो प्रकाश तरंगे। और दूसरी बात ये है कि दोनों तरंगों के बीच में
दोनों तरंगों के बीच में क्या होगा, दोनों तरंगों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा यानी कि जो कलांतर होगा वो हमेशा क्या होगा, नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि शुरुआत में जो एक बार कलांतर आ गया इनके बीच में, वही कलांतर जब तक वो दोनों किरणें अपने मार्ग में अपने स्थान तक पहुंच नहीं जाएंगी तब तक उन दोनों किरणों के बीच में जो कलांतर रहेगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। मतलब एक बार जो कलांतर आ गया फिर वही कलांतर हमेशा, जब तक वो किरणें अपने बिंदु तक पहुंच नहीं जाएंगी तब तक वहां तक कलांतर हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका जो फेज डिफरेंस होता है, इनका जो फेज डिफरेंस होता है वो कैसा होगा, वो कांस्टेंट होगा, या फिर जीरो भी हो सकता है। क्या होगा, जीरो। अगर जीरो है तो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, वो भी कांस्टेंट के अंतर्गत ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कांस्टेंट रहेगा या फिर हमेशा क्या रहेगा, इनका वेव जो कलांतर रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जीरो भी कांस्टेंट के अंतर्गत ही आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कोहेरेंट सोर्सेज की दो प्रॉपर्टी आप लोग याद रखेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज यानी कि वे स्रोत, मतलब ये ऐसे स्रोत होते हैं जो समान आवृत्ति की और समान तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों को उत्सर्जित करते हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि इनसे जो दो तरंगें निकलेंगी, इन दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर रहता है वो क्या रहता है, शून्य रहता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो नियत रहता है यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो बात समझ में आ रही है? कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? कला संबद्ध स्रोत की पहली प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी कि जो दो प्रकाश तरंगें होंगी वो समान आवृत्ति की होंगी और समान तरंगदैर्घ्य की होंगी, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ जो होगी वो सेम होगी। और सेम वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो होगा, वो जो हमारी लाइट होगी वो कैसी होगी, मोनोक्रोमेटिक, यानी कि वो एक वर्णीय प्रकाश होगा। इसके बाद कला संबद्ध स्रोत की दूसरी बात, खास बात यह है कि दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि एक प्रकाश तरंग है वो इस तरह से निकलती है, ठीक, ये एक प्रकाश तरंग मैंने निकाल दी, और जो दूसरी प्रकाश तरंग है ये, वो मान लो निकलती है इस तरह से। वो कैसे निकलती है, इस तरह से, यानी कि वो कुछ इस तरह से निकलती है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि वो प्रकाश तरंग को इस तरह से निकलती है, पहले ऐसे, ठीक, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं इस तरह से निकालता हूं, ऐसे, ठीक। ये दो प्रकाश तरंगें निकल रही हैं। अगर ये दो प्रकाश तरंगें मान लो निकल रही हैं तो देखो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है, यानी ये क्या होगा, ये इसके बीच का जो होगा वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। क्या होगा, पाथ डिफरेंस, यानी कि पथांतर होगा। तो ये क्या होगा, इनके बीच का पथांतर, और पथांतर क्या होता है, डेल्टा एक्स। तो ये किरण यहां से स्टार्ट हो रही है, ये किरण यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो इनके मार्ग में जो अंतर आ गया है यही क्या है, पथांतर है। और हम सभी लोग जानते हैं कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, कलांतर का फॉर्मूला यानी कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब कि डेल्टा एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे, एक बार जो इन दो किरणों के बीच में पथांतर आ गया फिर वो पथांतर क्या रहेगा, पूरी यात्रा के दौरान या पूरे इनके चलने के दौरान वो पथांतर क्या होगा, हर जगह सेम रहेगा, और यानी कि पथांतर क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा। और अगर पथांतर कांस्टेंट हो गया, अगर पथांतर कांस्टेंट हो गया तो हम सभी लोग जानते हैं कि लैम्डा तो बराबर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा क्या है, सेम वेवलेंथ होती है, तो सेम वेवलेंथ यानी कि लैम्डा तो इक्वल रहेगा। अगर पथांतर भी हमने कांस्टेंट कर दिया, अगर पथांतर भी हमने कांस्टेंट कर दिया तो हम जानते हैं कि डेल्टा फाई जो होगा यानी कि जो कलांतर होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों तरंगों के बीच में जो शुरुआत में जो ये पथांतर का अंतर आ गया, जो पथ का अंतर आ गया है वो अब क्या रहेगा, हमेशा के लिए सेम रहेगा। और अगर ये सेम हो गया तो लैम्डा तो पहले से ही सेम है, क्योंकि सेम वेवलेंथ की बात करी जा रही है, तो लैम्डा पहले से ही सेम है। अगर ये सेम हो गया तो फिर हम कहेंगे कि कलांतर हमारा क्या हो जाएगा, नियत, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ फिर चेंज नहीं होगी। 2 पाई कांस्टेंट है, लैम्डा सेम वेवलेंथ, इसका मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। और डेल्टा एक्स जो पथांतर है उसको भी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी सेम रखा है, तो हमारा डेल्टा फाई जो होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कला संबद्ध स्रोत में आप लोग ध्यान रखेंगे दो तरंगों के बीच में जो कलांतर रहेगा वो कैसा रहेगा, वो नियत रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात।
दूसरी बात ये है, अब आपके सामने बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर हम कोई दो स्रोत ले लें, कोई दो बल्ब ले लें या कोई दो लाइट ले लें, अगर हम कोई दो प्रकाश स्रोत ले लें जो कैसे स्वतंत्र हो, जो एक दूसरे से कैसे स्वतंत्र हो, एक ये बल्ब अलग है, एक ये बल्ब अलग है, तो अगर ये दोनों बल्ब अलग हैं, तो अगर हम इन दोनों बल्बों को यानी कि इन दो प्रकाश स्रोत ले लिए जो कि कैसे हैं, एक स्वतंत्र प्रकाश स्रोत यानी कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि एक स्वतंत्र प्रकाश स्रोत है, अगर हम इन दोनों को ले मान लो, तो क्या ये दोनों ऐसी किरणों को या ऐसे तरंगों को उत्पन्न करेंगे जो कैसी होंगी, जिनका कलांतर कैसा होगा, नियत रहेगा। तो क्या ये दो बल्ब जो होंगे कोहेरेंट सोर्सेस होंगे? तो अगर हम कोई दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत ले लें, कोई दो बल्ब ले लें या कोई दो एलईडी ले लें या कोई दो लेजर लाइट ले लें, तो क्या वो दोनों कला संबद्ध यानी कि कोहेरेंट सोर्सेस होंगी, कला संबद्ध स्रोत होंगी? तो बच्चों इसका आंसर होता है ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो दो प्रकाश स्रोत होते हैं, जो दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत होते हैं, वो कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं, वो कोहेरेंट यानी कि वो कला संबद्ध नहीं हो सकते हैं। तो क्या लिख लोगे कि दो स्वतंत्र जो प्रकाश स्रोत होंगे, जो दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत होंगे, हमने दो बल्ब ले लिए या कुछ भी दो लाइट, मतलब कोई भी दो आप लाइट के सोर्स ले सकते हो, तो कोई भी दो प्रकाश स्वतंत्र प्रकाश स्रोत होंगे, वो क्या होंगे? वे कला संबद्ध नहीं होंगे, वे कला संबद्ध स्रोत नहीं होंगे, यानी वो कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसके पीछे रीजन है बच्चों। किसी भी प्रकाश स्रोत में से अगर लाइट निकल रही है, तो उसका अगर हम एक बेसिक रीजन की बात करें तो लाइट क्यों निकलती है? क्योंकि उस लाइट सोर्स के अंदर जितने भी एटम हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को जब हम अगर इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे दें, एनर्जी कैसे दे सकते हैं? या तो हम उनको हीट दे दें या तो उनको हम करंट दे दें, किसी तरह से मान लो उनको अगर हमने एनर्जी दे दी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि अपने से एक उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, यानी एक एनर्जी के हाई लेवल में पहुंच जाते हैं। और जब वहां से ये वापस आते हैं, जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आते हैं, तो ये क्या करते हैं? जो एनर्जी हमने इनको दी थी वो उस एनर्जी को क्या करते हैं? वापस इमिट करते हैं, यानी कि वापस उसको उत्सर्जित करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन उसको वापस उत्सर्जित करेंगे तो वही जो एनर्जी होगी वो किस रूप में मिलती है? लाइट के रूप में हमको मिलती है। लेकिन बच्चों एक बात समझना, किसी भी प्रकाश स्रोत में होता क्या है कि कई ज्यादा, भाई एक दो परमाणु तो होते नहीं है, असंख्य परमाणु होते हैं, यानी कि कई अरबों खरबों क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अब इन सभी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक साथ ऊपर जाएंगे और फिर वो एक साथ नीचे आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि परमाणु संख्या बहुत ज्यादा होती है किसी भी प्रकाश स्रोत में। इसलिए होता क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉनों का एक साथ ऊपर पहुंचना, मतलब हाई एनर्जी लेवल पे पहुंचना, और फिर वहां से एक साथ लो एनर्जी लेवल पर जो आना होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन देर में आ पाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी एनर्जी छोड़ देगा, कोई इलेक्ट्रॉन देर में एनर्जी छोड़ता है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का एक साथ ऊपर हाई लेवल पर पहुंचना और एक साथ नीचे लो लेवल पर आना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जो कला दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत होते हैं वो कभी भी आपस में कला संबद्ध नहीं हो सकते हैं। या क्यों नहीं संबद्ध हो सकते हैं? क्योंकि उनमें अगर एक मान लो इलेक्ट्रॉन जल्दी लाइट छोड़ दी, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर में लाइट छोड़ पाया, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी आ गया उसने जल्दी लाइट मतलब उत्सर्जित कर दी, और जो देर में आया उसने देर में एनर्जी उत्सर्जित कर पाया। तो जब इनकी एनर्जी को जो उत्सर्जन करना है वो इनका एक साथ नहीं हो पा रहा है, कोई जल्दी कर देता है एनर्जी उत्सर्जित, कोई देर में करता है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा फेज डिफरेंस, यानी इसमें जो कला रहेगी वो नियत नहीं रहेगी। कला रहेगी, क्या रहेगी? नियत नहीं रहेगी। कला नियत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी एनर्जी छोड़ देगा और कोई इलेक्ट्रॉन देर में एनर्जी छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन एक साथ एनर्जी क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक साथ एनर्जी इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा है, और हर परमाणु के इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएंगे तो सभी का एक साथ नीचे आना पॉसिबल नहीं है, कोई जल्दी आएगा, कोई देर में आएगा। इसलिए हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो जो लाइट बाहर निकाल रहे होंगे हमें उसमें कला का अंतर देखने को मिलेगा, जबकि कला संबद्ध स्रोत में ये होना चाहिए कि उनका जो कलांतर है वो नियत रहे, यानी कि उसमें कोई भी चेंजमेंट ना हो, जबकि यहाँ पर चेंजमेंट हो जाएगा।
इसलिए ध्यान रखना कि कोई दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो आपस में कला संबद्ध नहीं होते हैं। फिर से मेरी बात सुन लो, कला संबद्ध स्रोत यानी कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे दो सोर्सेस, ऐसे दो प्रकाश स्रोत जो क्या होंगे, प्रकाश तरंगे उत्पन्न करेंगे। कैसी? सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम वेवलेंथ की, यानी कि समान आवृत्ति की और समान तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश तरंगे उत्पन्न करते हैं वो होते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। इनमें यह ध्यान रखना कि इन कोहेरेंट सोर्सेस में क्या होता है कि ऐसे जो स्रोत होते हैं जिनमें दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर रहता है वो क्या रहता है? नियत रहता है, या फिर हम लोग इसको जीरो भी कह सकते हैं। दोनों जीरो होंगे तब भी वो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो कलांतर या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा? नियत रहता है। तो वहां पर क्या होता है? वो दो सोर्स कैसे होते हैं? वो दो सोर्स हमारे कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। अब कोहेरेंट सोर्सेस में हमने आपको ये बताया कि किस प्रकार से इनका कलांतर नियत रहेगा। हमने दो किरणें ले ली, एग्जाम्पल में हमने दो प्रकाश तरंगें ले ली। प्रकाश चल रहा है तरंग के रूप में और यहाँ प्रकाश चल रहा है तरंग के रूप में। देखो ये तरंग का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, इस तरंग का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, यानी कि ये जो तरंग एक्स्ट्रा जो तरंगे चल रही है ये इसका क्या है? एक्स्ट्रा पाथ है, यानी कि ये इसका जो पथ है वो एक्स्ट्रा है। तो ये जो पथ का अंतर आ जाए, ये जो पथ का अंतर आ रहा है, ये पथ का अंतर शुरुआत में जो एक बार पथ का अंतर बन गया, अब यही पथ का अंतर हमेशा बना रहेगा, यानी कि पथांतर इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर पथांतर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि कलांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई पहले से ही कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने लाइट कैसे इससे लाइट कैसे निकलती है? मोनोक्रोमेटिक, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश निकलता है। तो सेम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, इसलिए लैम्डा कांस्टेंट रहेगा और डेल्टा एक्स कांस्टेंट हो चुका है, इसलिए जो डेल्टा फाई होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कलांतर नियत होने के पीछे का रीजन क्या है कि इनका पथांतर क्या होता है? नियत होता है। एक बार जो पथ में अंतर आ गया वही अंतर हमेशा के लिए बना रहेगा। फिर हमने आपको ये बताया कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, ऐसे मान लो दो बल्ब हमने ले लिए, ये दो कैसे स्रोत है? ये स्वतंत्र प्रकाश स्रोत है, यानी कि इनका दोनों आपस में कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। तो अगर हमने कोई दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत ले लिए तो वो आपस में कला संबद्ध नहीं होंगे। इसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि इस वाले स्रोत में और इस वाले स्रोत में क्या होते हैं? परमाणु की संख्या बहुत ज्यादा होती है और सभी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उनको एनर्जी दें, हीट के रूप में या करंट के रूप में एनर्जी दें, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का एक साथ एनर्जी के हाई लेवल में पहुंचना और वहां से एक साथ लो लेवल पे आना, ये एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन देर में पहुंचेंगे, देर में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो संख्या बहुत ज्यादा होने के पीछे की रीजन ये होता है कि क्योंकि संख्या ज्यादा है इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी, कोई इलेक्ट्रॉन देर में आ पाएगा और इस वजह से कोई जल्दी एनर्जी छोड़ देगा और कोई एनर्जी देर में छोड़ेगा। और जब एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? हमको कला में डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कला नियत नहीं रहेगी। कला नियत नहीं रहेगी, जबकि कला संबद्ध स्रोत क्या कहता है कि कला नियत होनी चाहिए, कलांतर नियत होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग ये समझते हैं, अब ये तो हम समझ कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि हम कला संबद्ध स्रोत कैसे बना सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं कला संबद्ध स्रोत। क्योंकि अभी हमको आगे पढ़ना है यंग का डबल स्लिट का प्रयोग, ठीक है, और हमें इस वाले चैप्टर में इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण तो कराना ही कराना है। तो हमें ऐसी दो तरंगे चाहिए जो किस स्रोत से आई हूं? जो कला संबद्ध स्रोत से आई हूं। इसलिए हमें कला संबद्ध स्रोत को चाहिए ही चाहिए, हमें उसको बनाना ही पड़ेगा। इसलिए हम ये देखते हैं, अब हम ये देखेंगे आगे कि हम कला संबद्ध स्रोत कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हमें ये देखना है कि हम कि हमें व्यतिकरण की घटना के लिए ये आवश्यक है कि जो दो स्रोत जिनसे तरंगे आ रही हैं, दो तरंगे, वो स्रोत कैसे होने चाहिए? वो स्रोत कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। तो हम किस प्रकार से कला संबद्ध स्रोत बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या विधियां हैं, हम ये समझते हैं। देखो इसका जो फर्स्ट मेथड है, मतलब इसका जो बेसिक तरीका है, देखो कला संबद्ध स्रोत बनाने का तरीका ये कहता है कि आप किसी एक स्रोत से ही दो स्रोत बना लो। कैसे? आप किसी एक स्रोत से ही, एक सिंगल सोर्स से आप दो सोर्स बना लो, तो वो जो दो सोर्स बने हैं किसी एक स्रोत से, वो दोनों स्रोत आपस में कैसे होंगे? कला संबद्ध स्रोत होंगे। फिर से मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कला संबद्ध स्रोत ये कहता है, कला संबद्ध स्रोत का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप किसी एक ही स्रोत से दो स्रोत बना लो, किसी एक सिंगल सोर्स से कोई दो सोर्स बना लो, तो वो जो दो सोर्स होंगे वो आपस में कला संबद्ध स्रोत होंगे। समझने का प्रयास करना
किसी एक स्रोत से ही हम दो सोर्स बना सकते हैं। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, ध्यान समझना। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि यहां पर मैंने ले ली एक, यहां मैंने लगा दिया एक प्रकाश स्रोत, यहां पर मैंने एक मान लो बल्ब लगा दिया, ठीक, और मैंने एक बल्ब यहां पर लगाया और ये हमारा क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत है। जब इससे यहां पर लाइट निकलेगी, यहां पर हमने लगा दिया एक स्लिट, यहां पर हमने क्या लगा दी, एक स्लिट लगा दी। क्या लगा दी, एक स्लिट। तो अगर हम यहां पर मान लो कि हमने एक स्लिट लगाई, एक ये स्लिट लगा दी और हमने यहां पर कर दिए दो छेद। अगर हमने यहां पर एक स्लिट लगाई और उस स्लिट में हमने क्या कर दिया कि हमने यहां से दो कर दिए, होल कर दिए। जब हमने यहां पर दो होल कर दिए तो और हमने यहां पर लगा दी एक स्क्रीन, यहां पर क्या लगा दी, एक स्क्रीन। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी स्क्रीन, यानी कि पर्दा है जहां पर लाइट आएगी। ये क्या है, पर्दा। तो होगा क्या कि जब इससे लाइट निकलेगी, यहां पर लाइट निकली और एक लाइट मालूम करे यहां निकली, तो ये दो लाइटें जो निकलेंगी, ये दो लाइटें जब इस स्रोत पर जाकर के, इस पर्दे पर जाकर के पड़ेंगी, इसको मैं मान लेता हूं ये एस है कोई स्रोत, तो ये लाइट सीधे निकल जाएगी, इस तरह से यहां पर जाकर के पड़ेगी, और ये लाइट क्या होगी, इस तरह से यहां पर जाकर के पड़ेगी। तो होगा क्या कि ये जब मान लो किसी पी पॉइंट पर अगर हम कह रहे हैं पहुंच रही है, तो ये वाली लाइट, ये स्रोत कौन सा हो गया, S1, और ये स्रोत कौन सा हो गया, S2। तो देखो शुरुआत में स्रोत एक ही था, लेकिन वो दो स्रोत बाद में डिवाइड हो गए जाकर किसमें, दो स्रोतों में। एक लाइट यहां से निकल जाएगी, एक लाइट यहां से निकलेगी। बात समझ आ रही है। लेकिन जब इस पी पॉइंट पर जब लाइट पहुंचेगी, तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको ये लगेगा कि ये लाइट किसी एक स्रोत से नहीं आ रही, ये उसको नहीं लगेगा। उसको क्या लगेगा कि ये दो लाइटें किसी दो स्रोतों से आ रही है। किससे, एक S1 से और एक S2 से। तो जब ये लाइट किन्हीं दो स्रोतों से आएगी तो ये हमें कैसी लाइट मिल जाएगी, कला संबद्ध स्रोत ये बन जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स ये बन जाएंगे। तो कोहेरेंट सोर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप किसी एक ही सोर्स से दो सोर्स बना लो तो उनसे जो निकलने वाली जो वेव होंगी वो सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी। अगर हम दो अलग अलग स्रोत को यूज करते तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती, अलग अलग होती, और हमें दोनों का कलांतर भी नियत ना रख पाते। इसलिए सिद्धांत ये कहता है कि हम किसी एक ही प्रकाश स्रोत से दो सोर्स बना लें तो उनसे जो वेव जो निकलेगी फिर लाइट वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी। क्यों? क्योंकि दोनों लाइटें एक ही स्रोत से निकली हैं, और एक ही स्रोत से निकलने वाली जो लाइटें होती हैं वो हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं। ठीक, तो एक ही सोर्स से हमने दो सोर्स बना लिए, अब हमारे पास सोर्स भी दो हो गए हैं और इन दोनों की लाइट जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रहेगी, क्योंकि ये दोनों लाइटें एक ही सोर्स से आई हुई हैं। बात समझ आ रही है। अच्छा, जो हमारी ये पहली वाली रे है, इसका जो पथ है वो कितना है, ये पहले S से S1 गई है, यानी S1, और फिर S1 से कहां तक गई है, P तक, यानी S1P। तो S1 प्लस S1P ये क्या है, इसका पथ है। और सेकंड वाली जो रे है, जो सेकंड वाली रे है, इसका पथ क्या है, इसका जो पथ है वो पहले क्या है, S से S2 आई है, S से S2 आई है, और S2 से कहां तक गई है, P तक। S2 से कहां गई है, P तक। तो ये पहली वाली का पाथ है और ये दूसरी वाली का पाथ है। तो इन दोनों, अच्छा ये हमें साफ साफ देख के लग रहा है कि ये किरण जल्दी पहुंच जाएगी और ये किरण थोड़ा देर में पहुंचेगी। ये किरण क्या जल्दी पहुंचेगी, ये किरण थोड़ा देर में पहुंचेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में हमने पाथ का डिफरेंस यानी कि पथांतर आ गया है। और जो पथांतर शुरुआत में आ गया है वही पथांतर जब तक दोनों किरणें यहां पहुंच नहीं जाएंगी, ये पथांतर लगातार क्या होगा, बना रहेगा। और इन दो किरणों का जो कलांतर है, जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला, ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, और वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए डेल्टा फाई का मान भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहला तरीका ये है कि हम किसी एक ही स्रोत से दो स्रोत बना लें। वो किस प्रकार से बनाएंगे, किसी स्लिट के माध्यम से बनाएंगे।
यंग ने अपने प्रयोग में इसी स्लिट का प्रयोग किया था और इस स्लिट की सहायता से उन्होंने व्यतिकरण को समझाया है। तो पहला तरीका समझ में आ गया सबको कि किसी एक सोर्स से आपको दो सोर्स बना लेने हैं और किस विधि से, स्लिट वाली विधि से, यानी कि स्लिट के मेथड से आप लोग को ये वाला इंटरफेरेंस आप लोग यानी व्यतिकरण आप लोग दिखा सकते हो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है, देखो मेथड एक ही है, हम हमेशा एक सोर्स से दो सोर्स बनाएंगे लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं। जैसे मान लो हम एक प्रिज्म लेते हैं, एक प्रिज्म कैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रिज्म। एक हम लोग कौन सा प्रिज्म लेते हैं, बाई प्रिज्म लेते हैं। बाई प्रिज्म का मतलब क्या होता है, बाई प्रिज्म का मतलब ये होता है, जैसे ये हमारा प्रिज्म हो गया, तो बाई प्रिज्म का मतलब ये होता है कि जो ये वाला एंगल होता है इसमें वो बहुत बड़ा होता है। मतलब ये वाला एंगल मान लो कितना है, 179 डिग्री, कितना, 179 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है वो कितना होगा, 0.5 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है वो भी कितना होगा, 0.5 डिग्री। कितना हो गया टोटल, 180 डिग्री हो गया। तो 0.5 है, 0.5 और 179 ये एंगल है, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये वाला प्रिज्म क्या कहलाता है, बाई प्रिज्म कहलाता है। और अगर यहां पर मान लो कि यहां पर हम कह रहे हैं कि दो लाइटें पड़ती हैं, दो प्रकाश स्रोत हैं, मान लो हम कह रहे हैं ये एक प्रकाश स्रोत है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये लाइट निकाल रहा है। जब ये लाइट निकालेगा तो इससे एक रेस निकलेगी ये और एक रेस निकलेगी ये इससे दो रेस निकल आई। जब ये दो रेस निकलेंगी, क्योंकि प्रिज्म क्या करता है, अपवर्तन करता है, रिफ्रैक्शन करता है, इसलिए यहां पर हम क्या खींचेंगे, एक नॉर्मल, क्या खींचेंगे, नॉर्मल। तो ये किरण क्या होगी, जब प्रिज्म में पड़ेगी तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन, और अपवर्तन के बाद ये कुछ इस तरह से चली जाएगी। जब ये किरण यहां पड़ेगी तो यहां पर एक खींचेंगे नॉर्मल, इसका क्या होगा, अपवर्तन, अपवर्तन में क्या होगा, किरण ऐसी चली जाएगी। तो इनके जो ये क्या हो जाएंगे, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। तो ये वाली किरण पहुंच गई यहां पर। अब यहां पर जो स्क्रीन लगी होगी उसको क्या लगेगा, उस व्यक्ति, जो स्क्रीन के पास व्यक्ति खड़ा होगा उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि ये दोनों लाइटें किसी एक स्रोत से आ रही है, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। उसको क्या लगेगा, ये दो लाइटें किसी अलग अलग स्रोत से, ये लाइट दिखेगी यहां पर आती हुई किसी S1 स्रोत से, और ये लाइट दिखेगी किस स्रोत से आते हुए, किसी S2 स्रोत से आती हुई दिखेंगी। यानी कि स्क्रीन के पास अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको ये दो लाइटें किसी एक ही स्रोत से आती हुई नहीं दिखेंगी। उसको क्या लगेगा कि ये लाइट अलग स्रोत से आ रही है और ये लाइट अलग स्रोत से आ रही है। तो किसी एक ही स्रोत से हमने दो स्रोत बना लिए, और ये दो स्रोत कैसे होंगे, ये कोहेरेंट सोर्स होंगे। यानी कि किसी एक ही स्रोत से जब दो सोर्स बना लिए जाते हैं तो वो दोनों सोर्स कैसे होते हैं, आपस में कोहेरेंट सोर्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइटें जो अलग अलग सोर्स से लग रही हैं कि आ रही हैं, वो एक्चुअली में आ किसी एक ही सोर्स से रही हैं, और एक ही सोर्स से निकलने वाली जो लाइटें होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। इसे ध्यान रखना कि कला संबद्ध स्रोत तब होंगे जब वो दोनों स्रोत किसी एक सिंगल स्रोत से बने होंगे, तब दोनों स्रोत कैसे होंगे, कला संबद्ध स्रोत हो जाएंगे। समझ पा रहे हो। इसका एक तरीका और है, वो मैं आपको अब डिस्कस करने जा रहा हूं। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने का एक तरीका और है, वो तरीका क्या है उसको मैं समझिएगा उसको ध्यान से। इसका जो थर्ड मेथड है वो क्या कहता है, अगर मान लो यहां पर कोई प्रकाश स्रोत रखा है, ये लाइट निकाल रहा है, ये कोई प्रकाश स्रोत रखा है, यहां पर मैंने रख दिया एक पर्दा, ये क्या है, एक पर्दा है, यानी कि एक स्क्रीन है। अगर ये आपकी स्क्रीन है तो अगर मैं यहां पर रख देता हूं एक प्लेन मिरर, यानी कि एक समतल दर्पण रख देते हैं, ये क्या है, ये है आपका प्लेन मिरर। अगर हम एक समतल दर्पण रख देते हैं तो होगा क्या, देखो एक लाइट तो सीधे यहां पहुंच जाएगी, एक लाइट बिल्कुल सीधे यहां पहुंच जाएगी, ठीक, S और वो हो गया P पॉइंट, एक लाइट पहुंचेगी सीधे, और एक लाइट क्या होगी, पहले इस मिरर पे पड़ेगी और फिर मिरर पे पड़ने के बाद फिर यहां जाएगी। अब समझो, बन गए दो स्रोत। कैसे दो स्रोत बन गए, ये वाली रेस तो यहां से आ रही है, लेकिन ये वाली रेस कहां से आती हुई दिखेगी, यहां से, यानी कि एक स्रोत यहां पर बन जाएगा, ये बन जाएगा अब S1, और ये अब क्या बन जाएगा, S2 बन जाएगा।
तो यहां पर जो स्क्रीन पर जो लाइट पड़ेगी वो किन्हीं दो स्रोत से आती हुई दिखेगी। एक स्रोत यहां से आता हुआ दिखेगा जो कि मिरर के पास से आएगा, और एक लाइट यहां से आती हुई दिखेगी। और अब ये दो स्रोत कैसे बन जाएंगे? ये दो स्रोत जो बन जाएंगे वो अब कला संबद्ध स्रोत बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो लाइटें जो अलग अलग आ रही हैं वो एक्चुअली में किसी एक ही सोर्स से आ रही हैं, लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया है दो अलग अलग सोर्स में। तो अब आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोग किसी एक ही सोर्स से दो सोर्स बना ले तो वो दो सोर्स जो होंगे वो आपस में कोहेरेंट सोर्सेस हो जाएंगे, यानी कला संबद्ध स्रोत हो जाएंगे। तो बच्चों बहुत बेसिक सी बातें थी। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? जिनमें निकलने वाली जो तरंगे होती हैं वो सेम फ्रिक्वेंसी की और सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए, और दूसरी बात कि कलांतर हमेशा नियत होना चाहिए। और अगर हम लोग किसी एक ही सिंगल स्रोत से दो प्रकाश स्रोत बना ले तो वो दो प्रकाश स्रोत हमेशा कैसे होंगे? कला संबद्ध स्रोत होंगे। जबकि दो स्वतंत्र अलग अलग जो स्रोत होंगे वो कभी भी आपस में कला संबद्ध स्रोत नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के निकलने के बाद जो लाइटें होंगी वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की होंगी। 100% उनकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं हो सकती है। इसीलिए ये कहा गया कि हम अगर दो लाइटों की जो दो स्रोत हैं उनकी लाइटें कभी सेम फ्रिक्वेंसी की नहीं हो सकती हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी एक ही स्रोत से दो स्रोत बना लें, तब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ये टॉपिक आपका जो कला संबद्ध स्रोत है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जिसमें याद बात ध्यान रखना कि यंग ने अपने इस प्रयोग में किसका प्रयोग किया था? दो कोहेरेंट सोर्सेस का प्रयोग किया था, दो कला संबद्ध स्रोतों का प्रयोग किया था। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। यंग के एक्सपेरिमेंट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। कोहेरेंट सोर्स का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नोट्स बना लेना। 3 मैंने आपको मेथड बताए, तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार हम कोहेरेंट सोर्सेस बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।